Hello everyone, my name is Tanvi Sahu and I am here. So I welcome you all on my YouTube channel that is You Biology. तो जैसा कि हम ऑलरेडी चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर हम अच्छे से कवर कर ही चुके हैं, हम सारे टॉपिक स्टडी कर लिए हमने कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल साइकिल क्या होती है और सेल डिवीजन कैसे कैसे चलता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं रिव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस की। इसमें आपको चूज करना है एक ऑप्शन जो कि सही होगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ। ऑप्शन ए इज डीएनए ओनली, ऑप्शन बी इज डीएनए एंड हिस्टोन्स, ऑप्शन सी इज हिस्टोन्स ओनली एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा डीएनए एंड हिस्टोन्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट इज डीएनए एंड हिस्टोन। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, कोई भी सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पतले पतले धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। जब यही क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और स्मॉल हो जाएंगे साइज में और थिक हो जाएंगे लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म क्रोमोसोम लिटरली मीन्स। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रोमोसोम का मीन क्या है। यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स एज क्रोमा which means colored and somes that means body. So chromosomes means colored bodies. Okay, so here option C is correct, that is colored bodies. Now question number 3 is the number of chromosomes in a certain type of cell division is halved. यानी एक इस तरीके का सेल डिवीजन हुआ जहां पे कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन, इस तरीके का सेल डिवीजन कहाँ होगा। ऑप्शन ए इज ओनली टेस्टिस, ऑप्शन बी ओनली ओवरी, ऑप्शन सी बोथ ओवरी एंड टेस्टिस एंड ऑप्शन डी ऑल बॉडी सेल्स। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है वो हमारा कौन सा सेल डिवीजन है, दैट सेल डिवीजन इज मियोसिस। और मियोसिस कहाँ कहाँ चलेगा, जहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन हो रही है। तो गैमेट फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ओवरी यहाँ पे भी नहीं, तो बोथ ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, दोनों में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। in which one of the following option the stages of mitosis have been given in correct sequence। इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है माइटोसिस का। तो सबसे पहला हमारा फेज जो चलता है वो होता है प्रोफेज, एज वी ऑल नो। प्रोफेज के बाद आएगा हमारे पास मेटाफेज। तो यहाँ पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं दूसरे ऑप्शंस को, दैट सी एंड डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगा। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज एंड ऑप्शन बी इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ। सिंथेसिस फेज जैसे कि आपको पता है, जिसको हम शॉर्ट में एस फेज भी बोलते हैं, कि एस फेज जो सेल साइकिल में चल रहा है उसमें सिंथेसिस किसकी हो रही है। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर ए है, द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज। अगर हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, द रिपीटिंग कंपोनेंट्स, डीएनए के कंपोनेंट्स का रिपीटिंग क्या कंपोनेंट्स हैं उसके। तो पहले तो आपको मैं बताऊं कि क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा कुछ इस तरीके का होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ओके, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। और इसमें क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है, हमारे पास एक शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये शुगर पेंटोस शुगर होती है, लाइक दिस। पेंटोस शुगर होगी हमारे पास, और यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। सो द करेक्ट
आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी न्यूक्लियोटाइड, द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड। ये यही कंपोनेंट्स अब रिपीट होते जाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिर और न्यूक्लियोटाइड लगेगा, कंटिन्यू यहाँ पे रिपीटिंग हो रहे हैं कंपोनेंट्स, द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड है और हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम हियर। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में हमने क्या बोला था, क्या स्टडी किया था कि न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इसमें सबसे पहले हिस्टोन ऑक्टामर होगा। ऑक्टामर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी जो कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। एज हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे एक सर्कुलर बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोला जा रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाएंगे, तो हमारे पास एक है H2A, H2B, H2, H3 एंड H4। तो ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये टू कॉपीज में प्रेजेंट होंगे, यानी दो प्रेजेंट होंगे H2A, दो प्रेजेंट होंगे H2B प्रोटीन, दो प्रेजेंट होंगे H3 एंड दो प्रेजेंट होंगे H4। तो फाइनली हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए, जिसने कि ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर दिया। अब हमारे पास इस पर ये डीएनए रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा आप देख रहे हो ना, ब्लू कलर में ये बॉल के चारों तरफ ऐसे डीएनए रैप हो गया। ये डीएनए रैप होने के बाद में इसकी प्लगिंग, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये बंद किससे हुआ, प्लगिंग किससे हुई है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, इससे इसकी प्लगिंग होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि H1 हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में नहीं है। ऑक्टामर में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, H2A प्रोटीन, H2B प्रोटीन, H3 एंड H4, वो भी ये 2 कॉपीज में प्रेजेंट होंगी। ओके, तो H2A 2 होंगी, H2B, H3 एंड H4। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी का, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइंस कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसिस। तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसिस को ज्वाइन करके रखता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड भी किस तरीके से कंडीशन होगी, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। मैंने आपको बोला भी था, यू कैन लर्न दिस लाइक एट एंड जी सी। ए एंड टी के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगे एंड जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लाइक दिस, ए टी एंड जी सी। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइंस द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस, द आंसर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास है द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट होगी शुगर। ओके, वी हैव शुगर, और इन केस ऑफ डीएनए हमारे पास पेंटोज शुगर होती है। नाउ व्हाई वी से दैट इट इज पेंटोज शुगर, पेंटोज का पेंट का मीन होता है 5, तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, पेंटोज शुगर, इसलिए इसको बोला जाता है दैट इट इज पेंटोज शुगर। ओके, नाउ द अदर कंपोनेंट वी हैव, second component we have here is the phosphate group. Okay, we have phosphate group present here, phosphate group भी यहाँ पे present होगा, और उसके बाद में और फिर हमारे पास फाइनली प्रेजेंट होगा नाइट्रोजिनस बेस। ओके, नाइट्रोजिनस बेसिस जो कि कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, ए दैट इज एडेनाइन, जी दैट इज गुआनिन, टी दैट इज थायमिन एंड सी दैट इज साइटोसिन। ओके, पेयरिंग इनकी कैसे होनी है, ए विल ऑलवेज पेयर विद टी एंड सी विल ऑलवेज पेयर विद जी। ओके, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे एंड यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। ओके,
अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड टर्म तो स्टडी कर लिया है। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है दैट वी कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड एंड अनदर वन वी हैव न्यूक्लियोसाइड। तो अब बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया कि तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। एक होगी हमारे पास शुगर, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप और एक होगा नाइट्रोजनस बेस। वो नाइट्रोजनस बेस अब कोई सा भी हो एटीजीसी में से। ओके, तो अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ यहाँ पे। सो द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या कंडीशन होगी हमारे पास, हमने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये पेंटोस शुगर प्रेजेंट हो गई हमारे पास, और यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया। ओके, पेंटोस शुगर जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हियर यू कैन सी द नंबर 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन यहाँ पे होगा, और इस फिफ्थ कार्बन से ही ज्वाइन हो जाएगी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। इस पूरी कंडीशन को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। और बेस, नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच होगा, ये प्रेजेंट होता है यहाँ 1, कार्बन नंबर 1 के पास प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो बेसिकली अब पूरा का पूरा हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास जब कभी भी डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड्स भी कैसे बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड में जब हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और फिर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे होते जाएंगे। अब जब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो वो अगले न्यूक्लियोटाइड में ये 3 वाला जो पेयर होगा, ये किससे पेयर हो जाएगा, आपके फिफ्थ वाले से अटैच हो जाएगा। और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ही, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हुए फिफ्थ वाले से ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 एंड फिफ्थ कार्बन इस तरह से बॉन्डिंग चलती रहती है। ये आप शायद आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि क्या है। यहाँ पे मैं बस आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता रही हूँ कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड बेस। जबकि न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, बेस प्रेजेंट होगा और शुगर प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इमेजिन वन सेल ए हैज अंडरगोन वन माइटोटिक डिवीजन एंड अदर सेल बी has completed its meiotic division. How many cells would the two produce? Cell A क्या प्रोड्यूस करेगा, तो here you have to see that cell A में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। तो माइटोसिस में हमेशा 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ओके, एंड इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस में हमारे पास क्या कंडीशन होगी, 4 सेल्स बनेंगी। यहाँ पे ये जो 2 सेल्स बनेंगी ये कैसी होंगी, these will be diploid and here these will be haploid. ओके, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ डिप्लॉइड वी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट मैच द इवेंट्स गिवन इन कॉलम ए विद द फेज इन माइटोटिक सेल डिवीजन इन कॉलम बी। तो मैच करना है, इसमें सबसे पहले हमको दे रखा है ऑप्शन ए में दैट क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ इक्वेटर। एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे कभी भी आप देखो टर्म के इक्वेटर पे है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, मेटाफेज। आंसर क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज ही वो फेज होता है जहाँ पे कि क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे, सेल के इक्वेटर पे आ जाएंगे। लाइक दिस, ये सेल है, ये सेल का इक्वेटर हो गया, तो ये हमारे पास पोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वेटर में आ जाएंगे, मिड लाइन में आ जाएंगे। ओके, ये कंडीशन हो गई। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, दैट डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ अ स्पिंडल। जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना होगा तब हमारे पास कंडीशन होगी एनाफेज की। ओके, नाउ हियर वी हैव क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। जब कभी भी कंडीशन हो कि क्रोमोसोम्स विजिबल हो रहे हैं तो हम क्या बताएंगे इसको कि ये कंडीशन आ जाएगी प्रोफेज में। एंड वी हैव दैट क्रोमोसोम लूज देयर distinctiveness and gradually become transformed into a chromatin network. अब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस कंडेंस स्टेज में आ रहे थे, प्रोफेज के टाइम पे कंडेंस होते जाएंगे, क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये वापस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब कंडीशन वापस क्या आ जाएगी, एट द टाइम ऑफ टीलोफेज ये वापस कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें ये क्या शो कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में जैसे कि हमने देखा इंटरफेज चलता है, फिर हमारे पास G1 फेज आता है, एस फेज आता है, G2 फेज आता है, और फिर माइटोटिक वाला फेज आता है। ओके, माइटोसिस हो रही है या एम फेज बोलते हैं हम इसको। माइटोसिस किस फेज में होगा, सॉरी, माइटोसिस अकर्स इन अवर बॉडी सेल्स, वी कैन इजीली से बॉडी सेल्स, और वी कैन ऑल्सो से ये सोमेटिक सेल्स में होगा। ओके, सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स, उनको हम बोल देंगे सोमेटिक सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज मियोसिस अकर्स ओनली इन, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, सो हियर द आंसर विल बी इन जर्म सेल्स, इन जर्म सेल्स और इन सेक्स सेल्स। ओके, यहाँ मियोसिस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज मॉडर्न ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, देयर स्पर्म एंड एग्स विल हैव, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स में, तो फिर उनके एग में और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सो द आंसर विल बी 23। ईच एग विल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स एंड ईच स्पर्म विल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, यानी यहाँ पे नंबर हाफ हो जाएगा। ओके, now question number E is during the pairing of chromosomes in meiosis, the blank chromosomes come to lie side by side। जब हमारे पास मियोसिस के टाइम पे पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग के टाइम पे क्या कंडीशन है, जैसे कि एक क्रोमोसोम ये है, कोई भी दूसरा क्रोमोसोम ये है, इनकी पेयरिंग हुई, तो पेयरिंग के टाइम पे ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे जो भी मटेरियल अगर एक्सचेंज होना होगा तो मटेरियल एक्सचेंज होगा। सो हियर द आंसर विल बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस, द होमोलोगस क्रोमोसोम कम टू लाई साइड बाई साइड, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर्ड क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर एट स्लैश और ब्लैंक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो पेयर्ड क्रोमोसोम की वो अटैच हो रही है एक दूसरे से, उस पॉइंट को या उस पोर्शन को क्या बोला जाएगा। सो लेट मी शो यू बाय drawing the diagram here. Okay, just a second. देखिए हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ओके, सपोज ये एक क्रोमोसोम है जो कि पैटर्नल साइड से है। ओके, हियर वी हैव दिस क्रोमोसोम। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस, एंड हियर वी हैव अनदर क्रोमोसोम जो कि मैटरनल साइड से है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये दोनों क्रोमोसोम जब एक दूसरे के पास में आएंगे, पेयरिंग होगी, और फिर जब ये सेपरेट होते हैं तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का क्या मीन्स होगा कि हमारे पास कुछ पार्ट होगा जो कि एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ ये क्रोमोसोम आया और फिर इसके ही साथ पेयरिंग के टाइम पे ये क्रोमोसोम इसके पास में यहाँ प्रेजेंट होगा। ओके, लाइक दिस। अब हमारे पास क्या कंडीशन होती है, लाइक दिस। ओके, तो ये कंडीशन है यहाँ, और एक हमारे पास फ्रॉम द रेड कलर आई विल ड्रॉ दिस, और एक आई हमारे पास ये कंडीशन, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे क्या कंडीशन होती है कि कुछ एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है हियर, लाइक दिस। एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर पे या इस पॉइंट पे जहाँ पे कि इनकी फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं कियाज्मा। सो हियर द आंसर विल बी कियाज्मा। ओके, यहाँ आपको एक और बात मुझे बतानी है, वो क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात हो रही है, तो हमारे पास जब एक क्रोमोसोम है तो इसके ये दो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हमें पता है हर एक इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम उसके फादर की तरफ से आएगा, एक क्रोमोसोम उसकी मदर की साइड से आएगा। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स में सेम टाइप के, वी कैन से सेम फंक्शन वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे। सपोज यहाँ पे ये आई कलर का कोई जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब इन दोनों क्रोमेटिड्स की अगर हम बात करेंगे, सो दीज टू क्रोमेटिड्स आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब होगी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगी, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ये होगा कियाज्मा। अब ये फेज चल कहाँ रहा है सेल साइकिल में, तो ये मियोसिस के टाइम पे होगा, और मियोसिस में भी कहाँ होगा, एट द टाइम ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट में होगा। ओके,
ये प्रोसेस पूरा कहाँ चल रहा है? ये प्रोसेस फर्स्ट में चल रहा है। ओके, now we have short answer type question that what is difference between chromatin fiber and chromosome। तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका कि क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अब क्रोमेटिन तो हमको नॉर्मली नजर आएंगे जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, और क्रोमोसोम्स कब नजर आएंगे हमको? जब सेल अच्छे से डिवाइड करिए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और अगर क्वेश्चन आए कभी कि बेस्ट स्टेज क्या होती है जहाँ पे कि हम क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, यानी क्रोमोसोम फुली कैसे हो रहे हैं? कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं और वो थिक हो जा रहे हैं, तो उसका आंसर होता है एट द टाइम ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज वो स्टेज होती है जहाँ पे के क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता है। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक डिफरेंस क्या है क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम में? कि क्रोमेटिन अनकंडेंस्ड फॉर्म होती है, वी कैन से दिस इज अनकंडेंस्ड फॉर्म होती है, और क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमेटिन फाइबर की ही। ओके, और क्रोमेटिन हमको किस तरीके से नजर आएंगे? क्रोमेटिन फाइबर पतले पतले धागे की फॉर्म में नजर आएंगे। ओके, जबकि क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, और इसमें क्लियरली हमको क्रोमेटिड्स नजर आने लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाट आर द रंग्स ऑफ द डीएनए लेटर मेड ऑफ। अब डीएनए को, जैसे कि मैंने आपको बोला, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम एक सीढ़ी की तरह से इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस, और ये हो गए इसके रंग्स। तो ये किसके बने हुए होंगे? दीज आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनस bases। Nitrogenous bases कौन कौन से होंगे? That we have AT and GC at GC। Okay, you have to remember this like at GC। A will pair with T and C will pair with C। Okay, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देने जा रही हूँ, वो क्या है कि हमारे पास आरएनए जो होता है ना, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड ना होके, एज यू कैन सी हियर डीएनए में डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, दो स्ट्रैंड है, जबकि आरएनए जो कि होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, और एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होने के साथ में हमारे पास इसमें डीएनए में तो एटीजीसी कंडीशन थी, यहाँ पे थायमिन जो होगा ना वो यू से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे ए होगा आरएनए में, एडेनाइन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, और यहाँ पे U स्टैंड्स फॉर यूरेसिल। यहाँ पे हम एक नया नाइट्रोजनस बेस स्टडी करेंगे दैट इज यूरेसिल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, डीएनए में हमारे पास एटीजीसी कंडीशन होगी, बट इन केस ऑफ आरएनए थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन वी हैव that correct the following statements for mistakes if any। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट करना है अगर कोई भी इनमें मिस्टेक है। सो द फर्स्ट question number A is the four nitrogenous bases in the DNA are guanine, thymine, adrenaline and cytosine। So you have to remember this, ये जो adrenaline दे रखा है ना, ये एक हार्मोन होता है। ओके, इट इज नॉट अ नाइट्रोजिनस बेस, ये एक हार्मोन होता है। और यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? एडिनाइन। एडिनाइन। ओके, हमारे पास कौन कौन सा होगा? एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिनाइन, आपको ही रिप्लेस करना होगा। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस ऑन अ क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये ठीक है कि जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस, ये यहाँ ऑप्शन गलत है कि ये बेसिस के सीक्वेंस नहीं होते हैं, किसके सीक्वेंस होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। ओके, सो हियर द आंसर विल बी न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया कि यहाँ पे बेसिस की जगह क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सी दैट अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ सल्फेट, अ शुगर, पेंटोज, शुगर का नाम दे दिया इन्होंने कि पेंटोज शुगर होगा, एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो इसमें आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोटाइड में क्या बोल रहा है? वो सल्फेट होगा, शुगर होगा और नाइट्रोजिनस बेस होगा। क्या सल्फेट प्रेजेंट होता है? कि हमने ऐसा पढ़ा है कि सल्फेट है? नहीं, सल्फेट नहीं होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फेट की जगह फॉस्फेट ग्रुप। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर डी दैट न्यूक्लियोसोम्स आर ग्रुप ऑफ सिस्टीन मॉलिक्यूल्स। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? नहीं ना, हमने क्या पढ़ा है? न्यूक्लियोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो डीएनए है हमारा, और क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी a group of histone proteins or histone molecules surrounded by a DNA strand। Now question number E is if there are 46 chromosomes in a cell, there will be 23 chromatin fibers inside the nucleus during interphase। इंटरफेज के टाइम पे हमको पता है कि हमको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आते हैं लाइक दिस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या हमको 23 क्रोमेटिन नजर आएंगे? नो, हमको
टोटल 46 ही नजर आएंगे। ओके, यहाँ पे हमको इंटरफेस के टाइम में टोटल 46 ही नजर आएंगे। हाँ, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया और मियोसिस हुई, तब हम क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास 23 रह जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहले तो इसमें क्या कंडीशन होगी, सो द क्वेश्चन इज मेंशन वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, और आपको रीजन भी देना है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज यू ग्रो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड योर स्किन सेल divide only to replace such cells that are lost from the surface. Now you have to note this point that only to replace. इसका आंसर होगा false। क्यों? हम जब भी चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स हमारी रिप्लेस हो रही हैं, यहाँ न्यू सेल का फॉर्मेशन भी होगा, इसलिए इस आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अ मेटाबॉलिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन्स इंटैक्ट अप टू द मेटाफेज। तो अप टू द मेटाफेज एंड डिसअपियर ओनली इन टीलोफेज। वो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होती है, जैसे कि हम सबको पता है, लेकिन ये डिसअपियर कब होगी, जब सेल माइटोटिकली डिवाइड हो रही है एट द टाइम ऑफ प्रोफेज, और वी कैन से इन लेट प्रोफेज ये पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिर्फ मेटाफेज तक रहेगी, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पहले ही डिसअपियर हो जाएगी। माइटोटिक एंड डिसअपियर्स ओनली इन टीलोफेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीलोफेज के टाइम पे वो डिसअपियर होगी, मेटाफेज के टाइम पे है, मेटाफेज से पहले ही वो डिसअपियर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सो हियर द आंसर विल बी ट्रू। माइटोटिक सेल रिप्रोडक्शन का मोड हो सकता है कहाँ, इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा में हम देख रहे हैं, सपोज हमारे पास एक अमीबा है लाइक दिस। ओके, इसमें सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल्स बन गए। अब यहाँ पे यही इसका रिप्रोडक्शन है और यही इसका बोल सकते हैं हम, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दैट यहाँ पे हमको अलग अलग मेल फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोई अलग अलग गैमेट्स नहीं है, यहाँ पे ये अमीबा डिवाइड हुआ, दो सेल में कन्वर्ट हो गया, डॉटर सेल्स बन गई, यही इसका रिप्रोडक्शन है और यही इसमें इंक्रीज हो गया नंबर में, और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही चला, यहाँ पे मियोसिस नहीं चला। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर डी दैट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमैटिड्स कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि क्रॉसिंग ओवर जब कभी भी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच ही होती है। ओके, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जैसे कि एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम वही एक्सचेंज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 दैट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्रोमोसोम, जैसे कि आपको पता है क्रोमाटिन की कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। जीन क्या होती है? जीन एक बोल सकते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर ही सीक्वेंस प्रेजेंट होता है अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का, उसको ही हम बोलते हैं जीन, और ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दैट जैसे कि किसी के पेरेंट्स का कोई भी फीचर है तो वो उसके बच्चे में आ पा रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू जीन्स। ओके, सेल डिवीजन, इसमें क्या आपको डिफाइन करना है दैट सेल जैसे डिवाइड होता है, पूरी सेल साइकिल होती है, सेल में डिवीजन होता है, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक मियोटिक होगा, एक मियोसिस होगा। क्रोमाटिड की बात करेंगे तो जब कभी भी हमारे पास क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में होगा तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड। ओके, एस्टर की बात आती है कि एस्टर क्या होता है, तो आपको पता है कि हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में मोस्टली दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये रेस फॉर्म होती हैं कुछ, इन रेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एस्टर। ओके, so this structure is called ester. Now question number 3 is give reason. So here A is gamete must be produced by meiosis for sexual reproduction. Sexual reproduction अगर हो रहा है तो उसमें meiosis होना ही होना है। Yes,
ये बात बिल्कुल सही है, और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स का नंबर डॉटर सेल में हाफ हो जाएगा, और जब ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, रीस्टोर कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा रीजन क्या होगा कि हाँ ये बात सच है, और इसका रीजन क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर हमको हाफ करना है यहाँ पे, ताकि जो भी गैमेट फॉर्मेशन हो उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये रिस्टोर हो जाएगा। Now here B is why is meiosis referred as reductional division? Reductional division क्यों बोलेंगे? Obviously क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। ऑप्शन सी इज द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट हाउ so our similar are different from each other in certain aspects। तो जैसे कि आपको पता है, आप अपने भाई बहनों से किसी ना किसी तरह से डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल शक्ल मैच कर रही है, ऐसा ऐसी कंडीशन होती है। और ऐसी कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास ट्विंस होते हैं, वो आप आगे स्टडी करोगे कि कैसे क्या कंडीशन है ट्विंस का कंसेप्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे कोई भी सिबलिंग है, वो हमसे एग्जैक्टली मैच नहीं करते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो इसका रीजन क्या है कि डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस का रीजन क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो रही है पेरेंट्स की जो भी क्रोमोसोम है उनके बीच में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे होगी क्रोमोसोम में, कहीं से भी कहीं भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, या नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। सबसे पहला है हमारे पास साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस क्या है एंड कैरियोकाइनेसिस क्या है, इसके लिए आपको एज यू नो दैट कैरियोकाइनेसिस टर्म जो है, इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वी हैव द टर्म कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस। ओके, द टर्म न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ओके, तो ये दो टर्म्स हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। नाउ वी हैव दैट डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहली बात ये कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, इसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। बट इन केस ऑफ आरएनए इसमें सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा लाइक दिस। ओके, अब एक और डिफरेंस क्या है, हमारे पास डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ए, टी, जी एंड सी, बट इन केस ऑफ आरएनए थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से, दैट इज वी हैव ए यू जी सी। ओके, अगेन यहाँ पे पेयरिंग ए की यू के साथ होगी और जी की सी के साथ होगी। ओके, नाउ वी हैव न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसोम जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर होगा, उसके ऊपर डीएनए रैप हो जाएगा, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होगा कि डीएनए में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, और वी कैन से न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, जो कि क्या होते हैं, एक शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और बेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पे आप लेट मी शो यू कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, इधर बेस है और एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोसोम की क्या कंडीशन है, न्यूक्लियोसोम में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए का रैप प्रेजेंट होगा। ओके, सो वी वर ऑन दिस पेज, तो ये कवर हो गया। अब है बारी के हेप्लॉइड और सॉरी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रोसोम में आपको बताऊं, सेंट्रोसोम क्या होता है, हर कोई सेल में हमारे पास, एनिमल सेल में स्पेशली, हर कोई सेल में नहीं, एनिमल सेल में हमारे पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम में भी हमारे पास सेंट्रीओल प्रेजेंट होता है, और सेल डिवीजन के टाइम पे यही सेंट्रियोल
डिवाइड हो जाएगा, मतलब सेंट्रोसोम डिवाइड हुआ, दो सेंट्रियोल बने, डॉटर सेंट्रियोल जो बने, इनसे ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेट मी शो यू द डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई कि सेंट्रोसोम क्या है एंड सेंट्रोमियर क्या है। तो जब हमारे पास कोई भी सेल है, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम में ही छोटा सा हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा ये, और ये डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको हम डॉटर सेंट्रियोल बोलते हैं। और यहाँ पे क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये अटैच करता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, ये कंडीशन है। अब हमने क्या कंडीशन देखी कि सेंट्रोमियर क्या है। तो जब कभी भी हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का लाइक दिस, ये क्रोमाटिड, और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, बोल सकते हैं कि एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंस है। नाउ वी हैव हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड में क्या डिफरेंस है। हैप्लॉइड अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, देन वी कॉल इट हैप्लॉइड, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। अगर हम डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो सेट प्रेजेंट होंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दो सेट प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के, इसको हम बोलेंगे 2n, प्रेजेंट करेंगे 2n से, दैट इज वी कॉल्ड डिप्लॉइड। अब है हमारे पास इन्यूमरेट द वेरियस चेंजेस दैट अकर इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल ड्यूरिंग प्रोफेज एनाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो ये है कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि हो रहे हैं प्रोफेज के टाइम पे और एनाफेज के टाइम। तो लेट मी शो यू दिस, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए हमारे पास इंटरफेज में क्या कंडीशन होती है, सेल है, हमारे पास इंटेक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, काफी सारे क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस, और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होगा। ओके, ये कंडीशन है हमारे पास इंटरफेज में। अब जैसे ही प्रोफेज की कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, इट स्टार्ट्स बिकमिंग डिसअपियर, और उसके बाद में क्रोमोसोम्स कैसे होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ये हमको थिक नजर आने लगेंगे लाइक दिस। ओके, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगेगा, और सेंट्रोसोम यहाँ पे डिवाइड होने लगेगा, दो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये दो पोल्स पर प्रेजेंट होंगे। ओके, अब यही अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज के टाइम पे क्या होगा, प्रोफेज के बाद आता है हमारे पास मेटाफेज, एंड देन आफ्टर मेटाफेज हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज के टाइम क्या हो रहा है कि कोई भी सेल है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा। ओके, और ये अटैच होने के बाद में क्या कंडीशन होगी, क्रोमोसोम हमारे पास 2n में लाइक दिस, इस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से ये क्रोमोसोम हो गए, एस फेज में क्या हो गया, इनका डुप्लीकेशन हो गया। ओके, डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद में क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये क्रोमोसोम एनाफेज के टाइम पे क्या होगा, मेटाफेज में तो इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे, एनाफेज में ये पोल की तरफ स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसके, एनाफेज के। ओके, और फिर टीलोफेज में फाइनली क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, और वापस जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होने लगता है, पतले पतले स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की अलग अलग स्टेजेस क्या होंगी, जैसे कि आपको पता है इंटरफेज होगा, इंटरफेज के अलावा जो सेल साइकिल में और स्टेज होंगी वो होगा एक हमारे पास एम फेज, जहाँ पे कि डिवीजन हो रहा है। इंटरफेज के टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन करने के लिए। फिर आ जाएगा हमारे पास जीवन फेज, जिसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एंटर कर जाएगा एस फेज में, जहाँ पे कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, और फिर फाइनली आ जाएगा G2 फेज, अगर कोई भी एक्स्ट्रा और प्रोटीन बननी होगी तो वो वहां बनेगी, और फिर ये एंटर कर जाएगा कहाँ पे, एम फेज में। ओके, let me show you this one also. Okay, just a second. क्या कंडीशन है हमारे पास, सबसे पहले आया हमारे पास G1 फेज,
then we have S phase, then we have G2 phase, एंड फाइनली वी हैव एम फेज। एम फेज के टाइम में माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और फिर दोबारा सेल ग्रोथ करेगी और फिर एंटर कर जाएगी G1 फेज में, फिर एस फेज चला, फिर G2 फेज चला, फिर एम फेज चला। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन और स्किल टाइप क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपको अच्छे से डायग्राम देखना है। सबसे पहले that given below is a schematic diagram of a portion of DNA। यहाँ पे आपको डीएनए का डायग्राम दे रखा है, डीएनए का डायग्राम दे रखा है स्ट्रक्चर बेस्ड। ओके, यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है बट स्ट्रक्चर बेस्ड आपको डायग्राम दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चंस होंगे, जस्ट अ सेकेंड, अब हमारे पास कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस होंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो। So here we have that how many strands are shown in the diagram। डायग्राम में कितने strands शो हो रहे हैं। तो आप आ जाओ वापस डायग्राम पे कि कितने strands हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे strands हैं हमारे पास दो। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड ये आया और एक स्ट्रैंड ये आया। ओके, कितने स्ट्रैंड है हमारे पास, दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन शोन इन ईच स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आप देख सकते हो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड होंगे। ओके, दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, लाइक ये एक न्यूक्लियोटाइड शुगर हो गई, बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुगर हो गई, बेस हो गया और फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो टोटल हमको दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर है नेम द पार्ट्स नंबर 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, नेमिंग करेंगे। सो इसकी नेमिंग के लिए जस्ट अ सेकंड में आपको ये रिमूव कर देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 ये हमारे पास प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड पॉइंट वी हैव दिस इज sugar. Third we have nitrogenous base. Okay, and this fifth one is also nitrogenous base. Finally इसमें मुझे just a second, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ हमने देख लिया और यहाँ पे फोर्थ हमारे पास ये बचा डायग्राम में। फोर्थ लोकेशन पर क्या है, तो फोर्थ है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, so what we have studied that first on first position we have phosphate group. Okay, second we have sugar, that is pentose sugar. Third we have nitrogenous base, and fourth we have hydrogen bonding, that is hydrogen bonds, and fifth we have another nitrogenous base। ये nitrogenous base कोई भी हो सकते हैं, A T G C के in case of DNA अगर हम बात कर रहे हैं तो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो ये हमने देख लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज नेम द डीएनए यूनिट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कलेक्टिवली। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं हम। फर्स्ट पे जैसे कि आपने देखा फॉस्फेट ग्रुप है, सेकंड पे क्या देखा शुगर है, और थर्ड पे फिर क्या देखा नाइट्रोजनस बेस है। तो जब हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वी से न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये हमने देख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर, जस्ट अ सेकेंड, let me remove this। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है द थ्री स्केचेस आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको तीन स्केचेस दिए हैं ए बी एंड सी विच शोज द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। व्हाट शुड बी देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड एंडिंग द लास्ट। तो इसका हमको सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले रेप्लिकेशन कैसे कैसे हो रही है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास है डीएनए।
जो कि कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, अब क्या होगा, जब कभी भी रेप्लिकेशन होगी तो इसका एक एंड जो कि ये है, और एक स्ट्रैंड का एक एंड जो कि ये है, ये अपने आप रेप्लिकेशन एक दूसरे से रिमूव होंगे, एक दूसरे से मतलब दूर दूर जाएंगे और अपने अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ये एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला स्ट्रैंड भी एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, यहाँ पे एक और फॉर्मेशन हो गई। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आई, ये सपोज बी वाला पॉइंट था, अब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई तो आ गया पॉइंट सी, और फिर फाइनली हमारे पास दो अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड्स बन के तैयार हो गए। एक हमारे पास ये बन गया, और एक हमारे पास डीएनए ये बन गया। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो ये आ गया पॉइंट ए। तो सीक्वेंस इसका क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास बी, देन वी हैव सी, दिस वन सेकंड, एंड थर्ड में आएगा हमारे पास ए ऑप्शन, जहाँ पे कि दो नए डीएनए बन के तैयार हो गए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी our next question, that is, just a second. Okay, now let's see our next question. इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में पूछ रहे हैं, द डायग्राम बिलोज रिप्रेजेंट अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको अलग अलग आंसर देने हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। सबसे पहले हमको दे रखा है, क्या दे रखा है कि नेम द पार्ट्स लेवल 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 क्या है, तो सिंपल है। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये सेंट्रियोल। ओके, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, एंड थर्ड वन वी हैव क्रोमेटिड। ओके, अब आपको पता करना है, आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, कि ये कौन सी स्टेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे पास अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये एनाफेज वाली स्टेज है। अब एनाफेज स्टेज ये कैसे है, तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, प्रोफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स क्या हुए, न्यूक्लियस में कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज पे वो एक इक्वेटर लाइन पे आ जाते हैं, और मेटाफेज पे कंडीशन जब हमारे पास ये है, ओके, दिस कंडीशन इज एट मेटाफेज, इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे, वैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। इतना पार्ट होगा कि इधर मूव कर जाएगा, और स्पिंडल फाइबर यहाँ सेंट्रोमियर से अटैच है, इतना पार्ट होगा वो अलग मूव कर जाएगा। तो फाइनली स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इतना, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होगा, और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आएगा एनाफेज में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज मेंशन द टाइप ऑफ सेल इन अवर बॉडी वेयर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास बॉडी सेल्स, यू कैन से बॉडी सेल्स, और यू कैन से सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स होंगी जहाँ पे कि ये डिवीजन चल रहा है, दैट इज माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। नाउ नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम। इसमें आपको ये बतानी है कि इससे पहले कौन सी स्टेज आई है। तो एनाफेज से पहले हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, मेटाफेज। वी हैव मेटाफेज, और मेटाफेज में क्या कंडीशन होगी, डायग्राम आपको शो करके बताना है। तो बस और बस क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर वाली लाइन पे आ जाएंगे, लाइक दिस। वी हैव क्रोमोसोम्स लाइक दिस, यहाँ आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेंट्रियोल पोल्स पर। ओके, ये डायग्राम हो जाएगा आपका मेटाफेज के। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस ऑफ एन एनिमल सेल हैविंग 6 क्रोमोसोम। आपको ड्रॉ करके दिखाना है किसको, मेटाफेज को, एनिमल सेल के, वो भी किसमें, जब हमारे पास 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कुछ नहीं करना आपको, मेटाफेज में बस और बस आपको इक्वेटर के लाइन पर 6 क्रोमोसोम्स शो कर देने हैं, एज वी हैव 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4,
5 and here we have 6 chromosome. Just this. Okay. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दिखा देना है यहाँ पे. ओके. और यहाँ पे आपको दिखा देना है सेंट्रियोल. ओके. ये सेंट्रियोल हो जाएगा और इसको आपको इस तरह से एक ये डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा मेटाफेज का विद 6 chromosomes. Okay. Now, next question is we have the diagram given below represent a certain phenomenon which occurs during meiosis. Meiosis के टाइम पे डायग्राम दे रखा है कि म्यूसिस के टाइम पे ये फिनोमिनॉन हो रहा है. नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन बाय यूजिंग द टर्म. आपको इस फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करना है. क्या क्या टर्म्स यूज करने हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स और क्रॉसिंग ओवर. ओके. नाउ लेट्स सी दिस पेज. आपको डायग्राम दे रखा है. ये डायग्राम में क्या कंडीशन दे रखी है, तो आपको वर्ड्स कौन कौन से यूज करने हैं? होमोलोगस. तो आपको कैसे इसको डिफाइन करना है? दैट इन meiosis what happens, reduction, we can say reduction of chromosomes takes place. और यहाँ पे homologous chromosomes की पेयरिंग होगी like this. एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है. इन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और यहाँ पे ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? कियाज़मा बोल रहे हैं. ओके. इस पॉइंट को कियाज़मा बोल रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कियाज़मेटा भी बोल देते हैं. ओके. एंड यू हैव टू नोट दैट ये काम हो कब रहा है? प्रोफेज स्टेज में हो रहा है. प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस. इसके बाद में यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुई? हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया. ओके. तो बस और बस यही आपको याद रखना है कि ये कियाज़मा स्ट्रक्चर है, ये होमोलोगस पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया. ओके. सो यहाँ पे क्रोमैटिड वर्ड और अभी यूज करना है. तो क्रोमैटिड हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारे पास नॉन सिस्टर्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से हुए? ये वाला और ये वाला. ये दोनों क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और इनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है और यहाँ पे इसका कुछ पार्ट इसमें एक्सचेंज हो गया, इसका कुछ पार्ट इसमें एक्सचेंज हो गया और क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई. ओके. तो ये आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है. Now next we have question number 6. That given below is a diagram representing a stage during mitotic cell division in an animal cell. Examine it carefully and answer the following question. Okay. सबसे पहले हमको क्या कंडीशन दे रखी है? एस्टर गिवन है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि हमको एस्टर गिवन है. फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सेंट्रोमियर. ओके. फर्स्टली वी हैव सेंट्रोमियर. सेकंड है हमारे पास क्रोमाटिड. थर्ड वी हैव स्पिंडल फाइबर्स. ओके. और ये हमको दे रखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है. अब आपको पता करना है कि ये स्टेज कौन सी है. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. यहाँ पे बोल रखा है क्योंकि कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है और हमारे पास एस्टर जैसी कंडीशन प्रेजेंट है. एस्टर क्या है? स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? प्रोफेज. ओके. ये प्रोफेज की कंडीशन आ जाएगी और इसको हम लेट प्रोफेज भी बोल सकते हैं. अगर हम इसको और डिटेलिंग में देखेंगे तो इसको लेट प्रोफेज बोल सकते हैं. और रीजन क्या है कि हम इसको प्रोफेज बोल रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है. ओके. और दूसरी बात हमने क्या देखी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब होगी? एट द टाइम ऑफ प्रोफेज. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव नेम द सेल ऑर्गेनल दैट फॉर्म्स द एस्टर. कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एस्टर का फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट वी हैव नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1, 2 एंड 3. तो ये हमने पार्ट्स के नाम दे दिया. ये सेंट्रोमियर, सेकंड इज क्रोमैटिड एंड थर्ड वन वी हैव स्पिंडल फाइबर्स. नाउ नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोज हियर. हाउ इज दैट स्टेज आइडेंटिफाइड? प्रोफेज के बाद हमारे पास क्या आएगा? सीधे सीधे मेटाफेज की कंडीशन आ जाएगी. और मेटाफेज में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन पे प्रेजेंट होंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट दिस स्टेज इज मेटाफेज लाइक दिस. ओके. ये स्पिंडल फाइबर बन जाएगा और ये मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा. ओके. एंड ऑप्शन ई इज मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विद रिगार्ड्स टू. हमको डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में कैसे. द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस. तो आपके पास माइटोसिस में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड इन केस ऑफ मियोसिस 4
डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम का नंबर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज, जो जो कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट है वही डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होगा। वाइल इन केस ऑफ रिडक्शन डिवीजन और वी कैन से इन मियोसिस, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ओके, ये भी आपको अच्छे से आता होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है गिवन बिलो आर 3 डायग्रामेटिक sketches A, B and C of one and the same particular phase during mitotic division। ओके, सेम फेज दे रखा है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फेज है। इजीली बता सकते हो आप कौन सा फेज है। ओके, ये है हमारे पास मेटाफेज। कैसे पहचाना हमने मेटाफेज है, ये देखो आप इक्वेटर पे है, इक्वेटर लाइन पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास मेटाफेज। व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शोन इन दैम, इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना दे रखा है। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स जैसे कि ये हैं 1 2 3 एंड 4, हमारे पास कितना दे रखा है क्रोमोसोम का नंबर 4 डिप्लॉयड है। ये कंडीशन आपने देखी थी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो गया 4। नाउ वी हैव आइडेंटिफाई वेदर दीज आर एनिमल सेल और प्लांट सेल्स, गिव रीजन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल है। तो यहाँ दे रखा है ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों में आपको बताना है। तो फर्स्ट वन, दिस वन ए इज एनिमल सेल, बी इज ऑल्सो एनिमल सेल एंड सी इज हियर प्लांट सेल। अब हमने कैसे पता किया कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो पहली बात हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ओके, तो हम इससे पता कर आप कर पा रहे हैं इजीली कि ये हमारे पास एनिमल सेल है। यहाँ पे भी हमने देखा सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट होगा तभी सेंट्रियोल बना हमारे पास और फॉर्मेशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। इसके अलावा एक और रीजन क्या, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमको आप लाइन्स देख सकते हो, डबल बाउंड्री दे रखी है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और बाहर सेल वॉल, और ये कंडीशन प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में। ओके, now let's see our next question. Next question we have question number 8, और क्वेश्चन 8 में हमको दे रखा है कि शोन बिलो आर 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस दिए हैं ए बी सी डी, नॉट इन सीक्वेंसेस, और ये स्टेजेस सीक्वेंसेस में नहीं है, ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल डिवीजन। हमको अब क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन है कि इज इट प्लांट सेल और एनिमल सेल, गिव 2 रीजंस। तो देखो आप डायग्राम में हमको ये जो सेल दे रखी है ना, इसका आंसर क्या होगा, ये एनिमल सेल है। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि एनिमल सेल है, फर्स्ट पॉइंट इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, अगर प्लांट सेल हमको दी होती तो वो हमको ऐसे रेक्टेंगल में दी होती और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है सेल की डिवीजन की वो दिखा रहे होते, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए ये एनिमल सेल है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन हो रही है। ओके, एस्टर फॉर्मेशन है यानी कि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो एस्टर फॉर्मेशन होगी, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल हमारे पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अंडरगोइंग माइटोसिस और मियोसिस। तो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि ये कंडीशन किसकी है, माइटोसिस की है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 स्टेजेस अमंग देमसेल्व्स। इनमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो आप सेल की कंडीशन देख के बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, सेल इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज बी। बी में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल्स अभी पूरी तरीके से क्रोमोसोम्स अभी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं हो पाए हैं। ओके, न्यूक्लियस है हमारे पास, और न्यूक्लियस के बाद हमने क्या देखा, ये हमारे पास सेंट्रियोल जैसे प्रेजेंट है, और ये क्रोमाटिन फाइबर्स की तरह से प्रेजेंट है। ओके, इसको लिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास बी। सेकंड हमारे पास अब कंडीशन क्या आएगी, सी। इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से प्रोफेज, प्रोफेज स्टार्ट तो यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन ये कौन सा होगा, ये अर्ली प्रोफेज होगा। ओके, और ये हमारे पास होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेटर प्रोफेज। लेटर प्रोफेज के बाद में क्या कंडीशन आई, अब जब ये क्रोमोसोम सब क्या होगा, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आता है, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इक्वेटर पे
एक लाइन में आना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स ने स्टार्ट करा है लेकिन अभी तक आ नहीं पाए हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लेटर प्रोफेज। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जब इक्वल लाइन पे नजर आ रहे हैं इक्वेटर पर, तो इसको बोला जाएगा मेटाफेज। ओके, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, बी, देन सी, देन डी, एंड देन हमारे पास बचा ए। ये क्या है हमारे पास, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होने लगेंगे और क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। करेक्ट सीक्वेंस क्या बना, बी, सी, डी एंड ए। नाउ नेम द स्टेज दैट शुड प्रीसीड द अर्लीस्ट ऑफ दीज स्टेजेस। इन सभी स्टेजेस से पहले क्या होगा। अब सभी स्टेजेस में हमने ये भी देख लिया कि अर्ली प्रोफेज है, हम बोल सकते हैं नॉर्मली प्रोफेज है। प्रोफेज से पहले भी कौन सी स्टेज आएगी, दैट इज इंटरफेज। ओके, इंटरफेज कौन सी स्टेज है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है। और इस स्टेज में क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, हमारे पास सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने के लिए, लेकिन अभी डिवाइड हुई नहीं है। सेल खुद को प्रिपेयर करेगी, जो भी काम उसको करना होगा वो सब होगा इसमें, लेकिन अभी तक डिवीजन नहीं होगा क्रोमोसोम्स का। बोल सकते हैं हम अभी डिवीजन यहाँ नहीं हो रहा है और सेल डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्टेज नेम्ड एबव इनसाइड द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको स्पेस में ड्रॉ करना है इंटरफेस को। इंटरफेस के टाइम पे क्या होगा, सपोज दिस वी हैव सेल, सेल के अंदर we will have न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है, अभी न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे, एट द टाइम ऑफ अर्ली प्रोफेज। और प्रोफेज कैन से प्रोफेज ये स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे हमारे पास और क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होगा। ओके, ये हमारे पास सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होगा। इसके इंटरफेज के बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास अर्ली प्रोफेज, लेटर प्रोफेज आएगी, मेटाफेज आएगी, एनाफेज आएगी, और फाइनली टीलोफेज में डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ ये डायग्राम भी हमने ड्रॉ करके देख लिया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन का कोई ना कोई स्टेज दिया है, अभी हमको नहीं पता कौन सा स्टेज है। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको आपको स्टडी करना है अच्छे से। सबसे पहला दे रखा है कि इज इट अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कि ये प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, आपको आंसर देना है इसके सपोर्ट में। ओके, सो लेट्स सी। कंडीशन हमारे पास ये है। ओके, डायग्राम में हमको स्पिंडल फाइबर्स दे रखे हैं और फिर बीच बीच में क्रोमोसोम्स दे रखे हैं। लाइक कोई क्रोमोसोम यहाँ, कोई क्रोमोसोम यहाँ, कोई क्रोमोसोम यहाँ। ओके, ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो आंसर होगा हमारे पास कि ये प्लांट सेल है। अब हमने कैसे पता किया कि ये प्लांट सेल है, यहाँ हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमको पता चला कि ये प्लांट सेल है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव क्वेश्चन दैट आइडेंटिफाई द स्टेज शो। कौन सी स्टेज होगी, तो ये स्टेज होगी हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज कैसे है, हमने कैसे पता किया, तो आप इजिली देख सकते हो यहाँ पे क्रोमोसोम की कंडीशन इस तरह से दे रखी है, ऐसे है। ओके, अब ये इक्वेटर पे तो है नहीं, इक्वेटर पे नहीं है तो फिर मेटाफेज तो है नहीं। ओके, ये अभी मेटाफेज में आने वाली है, ये मूव करके यहाँ इक्वेटर लाइन पे आएंगे। तो उससे पहले हमारे पास कौन सी स्टेज रही, ये प्रोफेज स्टेज शो कर रहा है। अब एनाफेज के टाइम पे क्या होगा कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होंगे, तो इनका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। लाइक ये मूव करेगा दूसरी पोल पे और ये मूव करेगा दूसरी पोल पे। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास किसकी, एट द टाइम ऑफ एनाफेज। ओके, तो ये डायग्राम हमको जो अभी दे रखा है ये किस फेज का है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रोफेज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सी दैट नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर, हाउ इज दैट स्टेज आइडेंटिफाइड। आपको ये पता करना है कि इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, यानी कि प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी। तो बहुत ही आसान है पता करना। प्रोफेज के बाद हमारे पास आती है मेटाफेज, और मेटाफेज की क्या आइडेंटिटी होती है कि इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे। ओके, तो ये ड्रॉ करके बता रही हूँ मैं आपको।
इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे क्रोमोसोम्स, लाइक यहाँ इक्वेटर लाइन पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। स्पिंडल फाइबर आ जाएंगे, यहाँ सेंट्रियोल आ जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर्स हो जाएंगे, यहाँ सेंट्रियोल आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेटाफेज। ओके, और डायग्राम इसका मेटाफेज का इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव how will you differentiate between mitosis and meiosis on the basis of chromosome number in the daughter cell? डॉटर सेल में हम कैसे पता करेंगे कि माइटोसिस हुई है या मियोसिस हुई है? सपोज कोई भी एक सेल है, उसने डिवाइड किया, दो डॉटर सेल बनी। अब हम कैसे पता करेंगे इन डॉटर सेल को देख के, दो बनी या जितनी भी बनी हमको नहीं पता अभी। कोई भी डॉटर सेल्स हैं हमारे पास, सपोज दिस। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ? हम इसमें क्रोमोसोम का नंबर देख के पता कर सकते हैं। ओके, क्रोमोसोम का नंबर, अगर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल क्रोमोसोम का से हाफ हो गया तो क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। और अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा है एज पेरेंट सेल, तो हमारे पास क्या आंसर होगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट्स। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करके बताना होगा कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं। लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, हमारे पास एक क्रोमोसोम कैसा नजर आता है? इस तरह से नजर आता है। ये हमारे पास हो जाते हैं क्रोमाटिड। ओके, और ये क्या हो जाता है? सेंट्रोमियर। अब यही क्रोमोसोम अगर डुप्लीकेटेड हो गया तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास क्रोमाटिड, ये हो गया हमारे पास सेंट्रोमियर, एंड हियर these two chromatids are called sister chromatids। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो आपका क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आ सकता है। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना होगा, तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे और इसमें शो कर देंगे कि यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ क्रोमेटिड है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ओके, आई होप दिस ऑल इज क्लियर नाउ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम और भी नए चैप्टर्स, नई एक्सरसाइज, नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much.